एज ग्रुप का बहुत ज़्यादा डिमार्केशन नहीं रह गया है। यंगर एज ग्रुप में भी देखा जा रहा है। लकवा क्लिनिक का एक प्रचलन है ना। वो उस वजह से बहुत लेट हो जाता है पेशेंट को। जो गोल्डन पीरियड कहते हैं, इसमें 3 to 4 आवर्स कहते हैं। अपनी जीवन शैली को थोड़ा स्ट्रेसफुल कम करें, महत्वाकांक्षी भी थोड़ा कम बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। आज ब्रेन स्ट्रोक डे है और ब्रेन स्ट्रोक से आप जानते हैं कि कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इसी के विशेष तौर पर आज का हमारा ये खास कार्यक्रम है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। ब्रेन स्ट्रोक डे के मौके पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तमाम सवाल हमारे साथ हैं और इसी का तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम सबसे पहले परिचय करा देते हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और फर्स्ट बिहार में बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली है और मैं पारस HMRI हॉस्पिटल में एज ए सीनियर न्यूरोसर्जन कार्यरत हूँ जी। और ब्रेन स्ट्रोक एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। जिस तरह से ब्रेन अटैक, इसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं, जैसे कार्डियक हार्ट अटैक कहते हैं। तो जैसे सुनने में लगता है कितनी ये मेडिकल इमरजेंट कंडीशन है, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को ब्रेन में अगर जैसे कि कोई भी खून की नली है वो बंद हो जाने से या ब्रेन हेमरेज हो जाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। आमतौर से जो लोकल लैंग्वेज में लकवा भी बोलते हैं इसको। जी हाँ सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसके फैक्टर या फिर इसके जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं? तो ये कारण मल्टीफैक्टोरियल है। ये कुछ मॉडिफाइबल है, यानी कि जिसको बदल सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है जिसको बदल नहीं सकते। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो सबसे कॉमन तो एज है। इसके अलावा डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। एज अभी के टाइम पे तो कोई भी ऐसा एज नहीं है जो स्ट्रोक से बचा हुआ हो। इनफैक्ट अब जो जवान पेशेंट्स हैं, स्पेशली 30s के एज में भी ज़्यादातर देखा जा रहा है। पहले देखा जाता था कि आमतौर से ओल्ड एज में ही होते थे, लेकिन स्ट्रोक इज़ नाउ बीइंग सीन more commonly in younger patients as well. It is most commonly due to जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है सोसाइटी में। तो ये सब सारे फैक्टर्स मिला जुला कर उसकी वजह से ब्रेन अटैक होता है। सर, आयु की जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि विशेष तौर पर आपने भी कहा कि जो युवाओं पर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है और पहले के मुकाबले जो है बुजुर्ग इसकी चपेट में जाता आते हैं। तो अगर हम विशेष तौर पर आयु की बात कर लें तो वो कौन सा आयु है जिसमें लोगों को ये स्ट्रोक आते हैं? ये मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, मतलब 60+। उसकी वजह है कि 60+ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। लेकिन अब एज ग्रुप का बहुत ज़्यादा डिमार्केशन नहीं रह गया है। यंगर एज ग्रुप में भी देखा जा रहा है, स्पेशली पोस्ट 30s 40s में, जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, जो जैसा मैंने पहले बताया कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और अल्कोहल कंजम्पशन। इसके अलावा कुछ और भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स पैदाइशी तौर पे ही कमज़ोर होती हैं, तो उनमें भी होने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट्स में ये जल्दी होता है। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशली ब्लड वेसल्स की भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के अंदर पैदाइशी तौर पे खून का गुच्छा हो सकता है, खून की नलियों का गुच्छा होता है, वो फट सकता है। ऐसे पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करते हैं। एन्यूरिज्म होता है जिसमें जो खून की नलियां ब्रेन में होती हैं वो जहाँ जहाँ से उनका बिखराव होता है, उस एंगल पे जो उनकी आर्टेरियल वाल होती है वो कमज़ोर हो सकती है और वहाँ से वो फट सकता है। तो जिन पेशेंट्स में एन्यूरिज्म है या फिर आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, दे प्रेजेंट अर्ली। बाकी ज़्यादातर पेशेंट्स जिनमें ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं, दे प्रेजेंट लेट। सर, कैसे पता चलता है कि स्ट्रोक जो है वो हुआ है और मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अभी तो स्ट्रोक को लेकर काफ़ी अवेयरनेस जताई जा रही है
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन और भी दुनिया में जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, स्ट्रोक एसोसिएशन, ये सब है। एक बहुत ही सिंपल सा एक्रोनिम है, फास्ट कहते हैं इसे, FAST। एफ से मतलब फेशियल डेविएशन। जब कभी ऐसा स्ट्रोक होता है तो चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा सा होने लगता है, एफ और फेशियल डेविएशन। देन ए मीन्स आर्म, मीन्स वीकनेस ऑफ आर्म्स। पेशेंट का चेहरा टेढ़ा हो सकता है, आर्म में कमज़ोरी हो सकती है, फालिज वाली कंडीशन हो सकती है। गौरतलब बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल आपको जिस पेशेंट को हो रहा है वो बिल्कुल ही फालिज मार जाए, हाथ पांव काम ना करने लगे, क्योंकि स्ट्रोक दो तरह के हो सकते हैं, मोटर या फिर सेंसरी, यानी कि या तो आपका मसल भी इन्वॉल्व हो सकती है या फिर सिर्फ सेंसरी यानी कि महसूस करने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में झंझनाहट हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि हाथ पांव मोटा मोटा सा फील हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल जैसे ऐसा फील होता है। देन एस इज स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी कि आवाज़ में चेंज आना। जैसे कोई आदमी है जो तुतलाने लगे या फिर बोलने में दिक्कत होने लगे, ज़बान ऐंठने लगे, ऐसा कंडीशन हो सकती है। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन, टाइम इज़ नर्व आई शुड से। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास आप जाएंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी के चांसेस रहेंगे और उतनी कम आपकी डिसेबिलिटी के चांसेस रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रोक में जो होती है कि हो सकता है आप बच भी जाएं तो डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि कोई एक हिस्सा फालिज मार गया, हो सकता है आप बोल ना पाएँ, हो सकता है आपकी समझ चली जाए। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही रैपिडली एक्ट करें। जो गोल्डन पीरियड कहते हैं इसमें 3 to 4 आवर्स कहते हैं। अगर 3 to 4 आवर्स में आप किसी ऐसे सेंटर पे पहुंच जा रहे हैं जहां पे ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अच्छे न्यूरोसर्जन हैं, वो आपको देख लेते हैं, आपका इलाज शुरू हो जाता है, तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो भी पेशेंट पेरिफेरी में होते हैं, अक्सर ये देखते हैं लकवा क्लिनिक का एक प्रचलन है ना, वो उस वजह से बहुत लेट हो जाता है पेशेंट को। हम लोग के पास जो भी पेशेंट आते हैं कई बार वो 2-3 दिन लेट होते हैं, कई बार और बहुत देर से लेट में आते हैं। तो हम लोग जान तो बचा पाते हैं लेकिन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 2 चीज़ का ध्यान रखना है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन दोनों से अगर बचना है तो जैसे ही जो भी फास्ट वाला कंपोनेंट मैंने आपको बताया है, अगर कभी भी ऐसा लगे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में तुरंत जाना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है। अच्छा सर, इसमें नशा जो है वो कितना इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को भी कई बार देखा गया है कि उसमें भी स्ट्रोक आ गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति नशा करता है, जो धूम्रपान करता है, जो तंबाकू का सेवन करता है, क्या उसमें इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है क्या? बिल्कुल होती है। नशा देखिए, जैसे कि कॉमनली नशा तो जैसे स्मोकिंग होती है, टोबैको स्मोकिंग, ये करती है कि जो खून की नलियाँ होती है उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जो खून की नलियों को काफ़ी मोटा कर देती है और उसके जो फैलने की क्षमता होती है उसको कम कर देती है। तो थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर का अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में फट जाएगी ब्लड वेसल। स्मोकिंग, इसके अलावा और भी तरह तरह के जो जैसे धूम्रपान के अलावा जो जैसे कोकेन अब्यूज़ है, जो लोग आईवी ड्रग अब्यूज़ लेते हैं वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। उनमें हेमरेज भी जल्दी होता है, मैनेजमेंट भी मुश्किल है, आउटकम भी मुश्किल है। तो ये सब प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं। देखिए, एज वी कैन नॉट प्रिवेंट, तो ठीक है, ओके, वी विल मैनेज विथ एज, बट ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। जैसे कि आईवी ड्रग अब्यूज़ हो गया, नशा हो गया, डायबिटीज़ का कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कर लें, अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, व्यायाम करें, ये सब करने पे सब स्ट्रोक की संभावना काफ़ी कम रहती है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि इतनी घातक बीमारियों से वो कैसे बच सकते हैं? ये हम चाहेंगे आपसे जानना। देखिए, पहली बात तो है कि जागरूक होना। पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोग जागरूक ही नहीं थे। जागरूक नहीं होने की वजह से पता ही नहीं चलता था कि वाकई स्ट्रोक है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ें। अब तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, वीडियोस देखें, जानें कि आपको क्या बीमारी है और सही जगह पे पहुँचें। ऐसा नहीं, और स्ट्रोक सिंपल चीज़ नहीं है, इसके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ों का अप्रोच होता है। कई इसमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं, जब सर्जरी की ज़रूरत है सर्जरी करवानी है। आमतौर से ये भी धारणा बहुत बड़ी है कि लकवा है तो कुछ नहीं हो सकता, ये धारणा गलत है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट का बहुत बड़ा खून का थक्का ब्रेन में जमा हुआ है, सर्जरी का रोल है उसमें, सर्जरी करके खून का थक्का निकाल दिया जाता है, पेशेंट ठीक होते हैं, जान बचती है, कई बार पेशेंट चलने फिरने भी लगते हैं। तो इसीलिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है बिला झिझक सर्जरी करानी चाहिए।
और टाइम इज़ द की फैक्टर। रिकग्निशन, सबसे पहले आपको क्या परेशानी है उसको पहचानें और सही जगह पे पहुँचें, सही टीम से इलाज कराएं। जब सर्जरी की ज़रूरत बताई जाए तो सर्जरी कराएं। मैं ये इस बात पे एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ कि अक्सर ही हम लोग ये देखते हैं कि जब मान लीजिए कि जैसे कि मैंने बताया एवीएम है, हो सकता है एवीएम आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से भी होता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर उसको जा करके ऑपरेशन करके उसको नहीं निकाला जाए, उसको बंद नहीं किया जाए तो पेशेंट की ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, वो नहीं ठीक होगा। उसी तरह एन्युरिज्म है, हम लोग अभी अपने हॉस्पिटल में एन्युरिज्म की हर तरह की एन्युरिज्म एवीएम इन सब की सर्जरीज करते हैं, पेशेंट्स को काफ़ी लाभ होता है इसमें। या फिर मान लीजिए कि बहुत बड़ा हेमाटोमा है, बहुत बड़ा अंदर खून का थक्का जम गया है, उसको निकाल देना चाहिए, तो सही इलाज। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं स्ट्रेस ये डालना चाहूँगा कि आप स्ट्रोक होने ही ना दें। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है उसका दवाइयाँ नियमित रूप से लें, हाइपरटेंशन है उसकी दवाइयाँ लें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जैसे लोग दवाइयाँ लेते हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, फिर जांच कराते हैं, देखते हैं कि ब्लड शुगर नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, वो छोड़ देते हैं दवाई, उनको लगता है ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दवाओं से कंट्रोल है। आपने जहाँ छोड़ा बीमारी सिर्फ उतनी नीचे नहीं आती और गंभीर हो जाती है, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि रिबाउंड फिनोमेना होता है। आपने ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ी और वो पहले जितना था और जैसे स्प्रिंग मान लीजिए दबा हुआ है, आप उसको एकदम से छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। सेम चीज़ ब्लड प्रेशर में होती है। तो ऐसी चीज़ों जो भी डॉक्टर से आप परामर्श में हैं, दवाइयाँ नियमित तौर पर लें, योगा करें, व्यायाम करें और अपनी जीवन शैली को थोड़ा स्ट्रेसफुल कम करें, महत्वाकांक्षी भी थोड़ा कम बने, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को कम करें, live a happy life. The main mantra is that avoid stress, live a happy life and जो भी modifiable risk factors हैं उसको मैनेज करें। और खुदा न खास्ता अगर आप कभी इस चीज़ में अगर ऐसा लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या किसी को अगल बगल हुआ है, then rush to the well equipped medical services as early as possible. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी संपूर्ण और सही जानकारी देने के लिए। तो ख़ास तौर पर आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और इस विशेष अवसर पर हमने आपको बताया कि आप जो हैं कैसे इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आप स्ट्रेस को कम करें, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारी पूरी टीम भी आपसे ये अनुरोध करती है कि आप किसी तरह के अपवाद में ना आएँ, आप मनोरंजन करें, आप टीवी देखें, आप इंजॉय करें। हम यही चाहते हैं कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड।